दीदी किसान, बदलते भारत की शान। साथ ही वो क्षेत्र जहां पर सिंचाई की उचित सुविधा नहीं है, वहां भी किसान पारंपरिक फसलों को छोड़कर बागवानी फसलों को अपना रहे हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से सिंचाई के जो साधन बनाए गए हैं, खासतौर पर ड्रिप इरिगेशन, इसको लेकर भी इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिणाम देखे जा रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे हमारे किसान बागों के साथ उचित जल प्रबंधन कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के विचार विमर्श की, और इसमें हम बात करेंगे बाग और जल प्रबंधन की। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं, जो कि इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर R.M. शर्मा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग पूसा में, और आपसे हम बागों के बारे में समझेंगे। नए बाग लगाने हो, अलग अलग तरह के जो फलों के बाग हैं उनके बारे में, किस्में कैसी होनी चाहिए, इनके बारे में विस्तार से हम आपसे जानेंगे। हमारे साथ दूसरे मेहमान है डॉक्टर महेश चंद मीणा जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है मृदा विज्ञान संभाग पूसा में। और अगर आप बागवानी करना चाहते हैं तो मिट्टी को लेकर किस तरह की सावधानी बरतें, ऐसे में कौन सी वैज्ञानिक सलाह है जिसका हमारे किसानों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ये हम समझेंगे डॉक्टर मीणा से। और साथ ही हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान है इंजीनियर नंदलाल कुशवाहा, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग पूसा में। और हम डॉक्टर कुशवाहा से समझेंगे कि किस तरीके से खास तौर पर जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इससे कैसे हमारे किसान अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। नंदलाल कुशवाहा जी से हम समझेंगे इन पक्षों के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के विचार विमर्श की, और आगे बढ़े इस विषय पर विस्तृत हम चर्चा करें, समझें कि कैसे आज के समय में जल को बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अच्छी फसल को प्राप्त करना, क्योंकि किसानों के पास अगर संसाधन नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छे परिणाम भविष्य में उसे नहीं मिलेंगे, और पूरी मानवता के लिए, हर किसी के लिए भोजन आपूर्ति एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। इसलिए हर तरह के संसाधन को बचाना, उचित इस्तेमाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बागवानी और जल प्रबंधन पर हमारी ये रिपोर्ट। बागों से फलों की अच्छी आवक होती रहे, इसके लिए किसान रोगों और कीटों से उनकी रक्षा करते हैं, समय पर उर्वरक देते हैं और जरूरी सस्य क्रियाएं करते हैं। लेकिन इन सब के दौरान अगर सिंचाई के लिए पानी ही ना हो तो जाहिर है पौधे मर जाएंगे। इसलिए पौधों के लिए सबसे अहम है पर्याप्त सिंचाई। पहले के किसान बागों में सिंचाई के कई तरीके अपनाया करते थे, जिनमें काफी मात्रा में पानी बर्बाद होता था। जैसे नहर बनाकर सिंचाई करना सबसे ज्यादा प्रचलित था। लेकिन समय के साथ किसान इस बात को समझ चुके हैं कि पौधे को जितनी जरूरत है उतना पानी देकर भरपूर उपज ली जा सकती है और पानी की बचत भी की जा सकती है। उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए पीएम सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। इसके लिए फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई विधियों का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 2015-16 से अब तक लगभग 58 लाख किसान लाभान्वित हुए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत 67,57,000 हेक्टेयर भूमि कवर की गई। योजना की सफलता को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने 2021-26 के लिए इस योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी, जिसके तहत 2.5 लाख अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति के किसान समेत 22 लाख किसान लाभ लेंगे। साथ ही त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी और भूमि जल व अन्य विकास घटकों को भी 2021-26 के लिए मंजूरी दी गई। योजना की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हमारे देश में 8 साल में 64 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में वृद्धि हुई। बूंद बूंद सिंचाई विधि इजराइल में 1965 में विकसित की गई थी, जिसमें पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास पहुंचता है। लेकिन इससे मिलने वाले परिणामों की वजह से अब कई देश इसे प्रमुखता से अपना रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देश के सभी राज्यों में वर्ष 2015-16 से प्रति बूंद अधिक फसल की केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है,
जो सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। वर्ष 2018-19 के दौरान नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया, जिससे प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत उपलब्ध प्रावधानों के अलावा सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने, संसाधनों को जुटाने में राज्यों को सुविधा प्रदान की जा सके और साथ ही सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी में परियोजनाओं सहित नवाचारी एकीकृत परियोजनाओं को शामिल किया जा सके। सरकार के प्रयासों से कई राज्य कृषि के लिए जल प्रबंधन की तकनीकें बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों की 5 ग्राम पंचायतों को उच्च सूक्ष्म सिंचाई अपनाने और जल प्रबंधन क्षेत्र में उत्तम प्रयासों के लिए सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा किसान वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर और छोटे छोटे तालाब बनाकर भी पानी की समस्या को दूर कर सकते हैं। साथ ही मल्चिंग जैसी विधियों को अपनाकर पानी को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा किसान स्थान विशेष में पानी की उपलब्धता के हिसाब से फसल की किस्म का चुनाव करे, जिससे कम पानी में भी बढ़िया पैदावार ली जा सके। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको अलग अलग विधियों के बारे में बताया और साथ ही ये भी बताया कि कैसे बागवानी में भी पहले पानी का उचित इस्तेमाल नहीं होता था, सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके थे उनका इस्तेमाल किया जाता था और इससे पानी की बर्बादी भी बहुत होती थी। जितना पानी चाहिए पेड़ों को उससे ज़्यादा अगर आप बाग में डालेंगे तो उसका भी विपरीत असर पड़ेगा। तो चलिए इसी जल प्रबंधन के बारे में हम बात करेंगे और बागवानी से जुड़ी फसलों पर भी चर्चा होगी। मिट्टी कैसे बेहतर हो सकती है बागवानी फसलों के लिए, उसको लेकर कौन सी विशेष बातें हैं, बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले डॉक्टर शर्मा आपसे हम जानना चाहेंगे, जो हमने खास तौर पर आज का विषय रखा है कि अब वो जमाना गया है कि जब किसान जो पारंपरिक फसलें थी, धान, गेहूं, चना, उन्हीं को ही लेते थे। किसान अब ऐसे विकल्प की तरफ भी रुख कर रहा है जिससे आमदनी उसे लगातार मिलती रहे और साथ ही जो संसाधन है उसका वो उचित इस्तेमाल कर सके। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर बागवानी फसलों के बारे में और बागवानी के क्षेत्र के बारे में? देखिए, जल संरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है आजकल जो हमारा एग्रीकल्चर है, अगर हम आधुनिक एग्रीकल्चर की बात करें, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र जहां धान हो रहा है या गर्मियों में मक्की जैसी फसलें कर रहे हैं वहाँ जो जल स्तर है वो घटता जा रहा है। तो पानी का संचयन बहुत आवश्यक है, चाहे आप बागबानी फसलें लगाएं या आप जो है अनाज वाली फसलें लगाएं, ये बहुत आवश्यक है कि सही मात्रा में पानी देना आवश्यक है ताकि हमारा जो जल स्रोत हैं उनका भी संरक्षण हो सके और जितने पानी की आवश्यकता है उतनी ही पौधे को दी जाए और जो बाकी का पानी जो वाष्पोत्सर्जन वगैरह से जो जिसका नुकसान हो जाता है वो न देना पड़े। तो जो सामान्य कृषि की फसलें हैं, एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स हैं, उनकी तुलना में जो फल वृक्ष हैं उनमें जो है जितनी भी आपकी माइक्रो इरिगेशन है, पहले जहाँ फ्लड देते थे, फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं अब इसमें नाली से पानी दें, तो उसमें भी जो है पानी का बहुत ज़्यादा ह्रास होता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि कम पानी में अगर हम ड्रिप इरिगेशन जैसी इरिगेशन सिस्टम्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो कम से कम 30 से 40% तक पानी बच सकता है और उपज उतनी बढ़ सकती है। तो जो बागवानी फसलें हैं, खास करके जो जितने भी हमारे पेरिनियल फल वृक्ष हैं बहुवर्षीय, तो उनमें अगर हम सही जल संरक्षण करें, सही जल की मात्रा अगर हम देते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कि एक तो ये है कि अगर पर्याप्त जगह पे जहाँ जड़ में जहाँ आवश्यकता है अगर हम वहीं पे पानी देते हैं तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेस नहीं आता, फल का साइज़ बहुत अच्छा बनता है, फल गिरते नहीं हैं, फल पीले कम पड़ते हैं, या बहुत जगह जैसे नींबू और लीची में फल फट जाते हैं, तो इस तरह की समस्याएं नहीं आती। तो बेहतर है कि अगर हम सही तरीके से जल प्रबंधन करेंगे, सिर्फ पानी देना ही नहीं है। अब जैसे जुलाई या अगस्त में जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो किस तरह से हम उस पानी का निकास का भी इंतजाम रखें ताकि जड़ में कोई बीमारी ना आए। तो जल का जो प्रबंधन है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि खास करके अगर मैं नींबू वर्गीय फलों की बात करूं जो रसीले होते हैं, अगर पानी की मात्रा थोड़ी सी भी कम हो जाती है तो उनमें रस की मात्रा भी प्रभावित हो जाती है और फल की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रहती। तो सही समय पर सही मात्रा में जल अगर आप देते हैं तो आपको अच्छी गुणवत्ता वाले फल आप ले सकते हैं।
जी बिल्कुल। तो देखिए सही समय पर और सही मात्रा में जल देना यानी सिंचाई करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पोषक तत्वों की महत्ता होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब डॉक्टर मीणा से। डॉक्टर मीणा, जैसे कि हमने जल की अभी बात की और सर ने बताया कि पहले एक टाइम होता था कि फ्लड इरिगेशन यानी खुला पानी जिसे लगाना हो कहते थे, फिर क्यारियों से पानी लगाने की बात आई और अब हम ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं। इन तमाम विधियों को अगर हम देखें तो इससे मिट्टी पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऊपरी सतह होती है मिट्टी के ज़्यादा पानी डालने से उसके बह जाने का भी खतरा रहता है। तो इन तमाम विधियों में सबसे बेहतर क्या है और मिट्टी के अनुकूल कौन सी विधि है? बिल्कुल मैडम, पहले हम उस बात पर आएँ उससे पहले एक बात और बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों को जानना कि जैसे हम बाग जब लगाते हैं तो बाग लगाने का मतलब है कि आपको एक लंबे समय तक आपको उस पर खेती लेनी है, जो भी आप बाग लगा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मिट्टी को आंकना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि जैसे आपने सीजनल फसल जो करते हैं उसमें एक बार गलती हो गई तो अगले सीजन में हम उसकी गलती को सुधार सकते हैं। लेकिन बाग में यदि गलती हो जाती है तो उससे किसानों को बहुत सारा नुकसान भुगतना पड़ता है। और कभी कभी जैसे मान लो उसमें जब फ्रूटिंग आती है, कभी 3 साल में आती है, 5 साल में आती है, और जब जाके हमें मालूम लगता है कि हमने कुछ गलती की तो उसको यदि हम सुधारना चाहें तो तब तक हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले बड़ी बात है कि हमको जैसे मिट्टी की जो प्रोफाइल है, मतलब गहराई तक हमें एक बार मिट्टी की जांच लें कि मिट्टी की सफिशिएंट गहराई है या नहीं। कई इलाकों में जैसे हम अभी अपने वेस्टर्न यूपी की हम बात करें, इसमें क्या है कि जैसे मान लो आपका 40 से 45 सेंटीमीटर पे जाके एक हार्ड परत आती है। किसान लंबे समय से यहाँ पे धान और गेहूं की फसल ले रहे हैं, तो जो धान में पल्डिंग करते हैं उसके कारण क्या है कि वो क्ले नीचे जा जाके जमा हो गई और एक बहुत सख्त परत उसने बना ली है। तो जब पौधा हम कई बार किसान क्या होता है कि हमारे साइंटिफिक विधि नहीं अपनाता है, गड्ढे की साइज सही नहीं बनाता और ऐसे खड़ा कर देता है। तो उससे क्या होता है कि 2 या 3 साल के बाद जब वहाँ पे मूल रूट वहाँ पे जब पहुँचता है तो वो क्या होता है कि फोल्ड हो जाता है। और फोल्ड होने के कारण किसान कहता है कि अब हमारे जो भी बाग का जो फल का वृक्ष है उसकी बढ़वार रुक गई है, पीला पड़ गया है। तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं मिट्टी में नीचे हर्डल है। कई जगह मतलब क्ले के कारण होता है, कई जगह कैल्शियम कार्बोनेटेड डिपोजिशन के कारण होता है, कई बार कंक्रीट होते हैं, नीचे पथरीला होता है। तो किसान भाइयों को सबसे पहले जब बाग लगाएं तो बाग की मतलब मिनिमम 1 मीटर की, ये मिनिमम है। मैक्सिमम यदि 2 मीटर चेक कर रहे हैं तो और बढ़िया है, जो उनको कभी भी आगे कभी कोई नुकसान नहीं होगा, कभी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले किसान भाइयों को अपना प्रोफाइल देखें। उसके बाद यदि प्रोफाइल उनको लगता है कि सही है, सॉफ्ट है नीचे तक, तो उनको आगे आने वाले समय में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ एक काम करें, जब प्रोफाइल खो दें वो तो जैसे आपका मतलब 5 एकड़ का एरिया है तो 4 से 5 जगह रेंडमली गड्ढे बनाने हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह बना लिया और उसी से कह लिया कि हमारा तो एकदम सही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप किसान भाइयों का आधा फील्ड एकदम अच्छा होता है लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेंडमली उनको 4 से 5 गड्ढे बना के ये करना है। जब गड्ढे बन जाते हैं तो इसी में से उनको एक और काम कर लेना चाहिए कि उसका सैंपल कलेक्ट कर लें। जैसे ही प्रोफाइल जैसे 1 मीटर का खोदा तो उसके 3 भाग बना लें। एक जैसे 0 से 30 सेंटीमीटर का, 30 से 60 और 60 से 90। तो इससे एक सिमिलर जैसे हम कहते हैं स्लाइस एक लेयर उतारें तो ऊपर का जो है 4 गड्ढे हमने बनाए तो चारों का जो 0 से 30 सेंटीमीटर का मिट्टी एक जगह इकट्ठा कर लें और 30 से 60 वाला एक जगह कर लें और 60 से 90 वाला एक जगह कर लें। और हम ये कहते हैं कि जब आप बाग लगा रहे हो उससे पहले इसको परीक्षण करा लें। इसमें क्या है, कई जगह जैसे हमारे अपन इधर नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तर भारत की बात करें तो कई जगह जैसे सैलिनिटी है, एल्कलिनिटी है, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। यदि वो है प्रॉब्लम तो उसका अपन पौधा लगाने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट करें, उसका निवारण करें, तो आने वाले समय में वो भी हमें समस्या नहीं देगी। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो किसानों को ध्यान रखना है कि मिट्टी का मतलब एक तो फिजिकल आपको देखना है, दूसरा उसका केमिकल टेस्ट करा के उसकी फर्टिलिटी और विकार उसका एक बार ज़रूर चेक करा लें प्रयोगशाला से। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया यहाँ पर कि खासतौर पर सर ये भी बताएं कि जो हम पारंपरिक फसलें ले रहे हैं अगर उसी भूमि पर हमें बाग लगाना है तब ज़्यादा ज़रूरी होता है मिट्टी की जांच करवाना, या फिर कोई भी जगह जो किसानों के पास खाली है उसे वो इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें भी उतना ही महत्वपूर्ण है? नहीं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं आपको अभी जो हमारा वेस्टर्न यूपी का एग्जाम्पल दे रहा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, इसमें आप देखो तो धान और गेहूँ बहुत अच्छा होता है
जी। लेकिन बाग में यदि उन्होंने गलती किया तो वो उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये इसलिए आपका ऐसा नहीं है कि जो हम जो हमारा सीजनल या पारंपरिक फसल ले रहे हैं वो अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे मिट्टी वो अच्छी आए। तो ये आप चाहे वो खेती के अंदर पहले से है मिट्टी या नई मिट्टी को आप बागों में लेके आ रहे हैं, नई जगह बाग लगा रहे हैं, ये सभी जगह ये आकलन बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो आपने पूछा वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे हम पानी की विधियों से पानी लगा रहे हैं, इसमें भी एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि पानी की क्वालिटी, कि पानी जो आप लगा रहे हो उसकी भी क्वालिटी चेक कर लेना चाहिए। हमारे जैसे उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत जल है, उसकी गुणवत्ता में बहुत जगह मतलब कई जगह आपका मतलब सैलिनिटी है, एल्कलिनिटी है। तो इसके कारण भी क्या होता है, कभी कभी हमारी बागवानी फसलें को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो मिट्टी और पानी दोनों का नमूना बाग लगाने से पहले ये किसान भाई श्योर कर लें कि उनका दोनों का जो गुणवत्ता है वो अच्छा है। यदि नहीं है और आपने जैसे अभी बताया कि हम जो पारंपरिक सिंचाई कर रहे हैं और आपका लवणीय पानी है, तो ये समझ लो कि आने वाले समय के लिए वो उनकी मिट्टियाँ तो मतलब बाग तो जो पौधा है वो तो खराब हो गई, साथ साथ मिट्टियों को भी वो खराब कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी लगाओगे उतना लवण की मात्रा उस मिट्टियों में जाएगी। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है आपने बताई कि देखिए जब भी वैसे तो कोई भी फसल आपको लगानी है तब भी हम कहते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाइए, अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को जांचते रहिए, मिट्टी की सेहत कैसी है उसको परखने के बाद ही आप फसलों का चुनाव करें, और कौन से पोषक तत्व की कमी है, किन की कितनी पूर्ति करनी है, इसका भी सही आपको अंदाज़ा हो जाता है। और बागवानी फसलों में और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये लंबे समय के लिए होती हैं कि जब तक फ्रूटिंग का टाइम होगा तब तक काफ़ी देर हो जाएगी अगर आपने सही चुनाव नहीं किया। कुशवाहा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि हम नई तकनीकों के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्षेत्र कितना आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं? खासतौर पर सरकार की तरफ से भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को नई तकनीक, ड्रिप इरिगेशन, इसके बारे में जानकारी तो दी जाती है, उन्हें मुहैया भी कराया जाता है। तो ये क्षेत्र कितना आप देख रहे हैं कि प्रोग्रेस कर रहा है, कितना आगे बढ़ा है? जी, एक्चुअल में जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ये 2015 में लागू की गई थी, और इसे 2015 से 5 साल के लिए लागू किया था 2020 तक। लेकिन इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसको आगे भी जारी किया गया 2026 तक के लिए। इसमें मूल रूप से ये 4 कंपोनेंट हैं, जैसे कि पहला कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और दूसरा कंपोनेंट हो गया एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एंड इसके अलावा है वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड हर खेत को पानी। सो इन सभी चारों कंपोनेंट में यही उद्देश्य रखा गया है कि हम इरिगेशन एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज का किसान जो है, कई जो अग्रणी किसान है वो ऑलरेडी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपना के पानी को भी बचत कर रहे हैं, प्लस अपनी आय को भी बढ़ा रहे हैं। तो जो किसान हैं जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को नहीं अपना रहे हैं, तो वो अगर अपनाएंगे तो पानी की बचत होगी, साथ ही जो बचा हुआ पानी है हम उसको नए क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में कुल 328.7 मिलियन हेक्टेयर जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें से 141 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है जो कृषि के योग्य है। परंतु अगर हम देखें कि जो 141 हेक्टेयर एरिया है उसमें से केवल 48% ही कृषि जो सिंचित एरिया है। बाकी अगर हम 50 से ज़्यादा परसेंटेज एरिया जो है जो कृषि से जो सिंचित एरिया नहीं है। तो मुख्य रूप से जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य था कि हम इस जो अनसिंचित एरिया है उसको सिंचित कैसे बनाया जाए। तो सिंचित बनाने के लिए किसान भाइयों को जो नई नई तकनीकें हैं, जो किसी की नई नई सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है उसका उपयोग करना चाहिए। उसके उपयोग करने से एक तो पानी की बचत होगी तथा उसकी पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से ये पूरी योजना जो है वो इस क्षेत्र में क्रांति लेकर आई है, और सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो संसाधन है, जल बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है कृषि के लिए, और उससे बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ, उचित प्रबंधन के साथ आपको इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि अब वो दौर गया जब सब कुछ एकदम मुफ्त था, जैसे मर्जी वैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि अब हर एक चीज़ की एक तरह से देखिए कीमत है। अगर आप उसे बर्बाद भी करते हैं तो दरअसल ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, क्योंकि हम बागवानी की बात कर रहे हैं तो ये समय भी खासतौर पर अमरूद के बाग हों उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से बागों का ये समय है, अगर जो हमारे किसान देख रहे हैं और अगर बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए,
उत्तर भारत की अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्रों की, तो अंगूर अब लगभग जो हमारा है वो पकना आरंभ हो गया, तो उसमें अभी किसी तरह की सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। लीची भी लगभग हार्वेस्ट हो गई है। अब मुख्य जो 2 फसलें बचती हैं वो है एक तो आम की खास करके जो लेट प्रजातियां हैं पकने वाली, जैसे दशहरी वगैरह की तुड़ाई आजकल चल रही है, तो उसमें पानी की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो लेट प्रजातियां जैसे हमारे पूसा संस्थान की प्रजाति पूसा अरुण मौजा के अगस्त में पकती है, तो ऐसी प्रजातियों में जहाँ फल की बढ़वार अभी चल रही है वहाँ पानी बहुत आवश्यक है। अगर पानी आप नहीं देंगे तो उसका साइज बहुत अच्छा नहीं बनेगा और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ नींबू वर्गीय फल, क्योंकि नींबू वर्गीय फलों की जो तुड़ाई है, लाइम और लेमन अगले महीने उनकी तुड़ाई शुरू हो जाएगी। लेमन की स्पीड चल भी रही है, लेकिन लेमन एक ऐसा फल है अगर आप जरा सी भी पानी की उसमें कमी होती है तो उसके फल फटने लगते हैं। जुलाई के महीने में जैसे ही बारिश होगी तो अगर आप पर्याप्त नमी नहीं रखेंगे तो फल फटने की समस्या उसमें हो जाएगी नींबू में। और ख़ास करके मौसमी, किन्नू, ये जो फल हैं ये जाके पकते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में, तो आपको इनमें पानी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो फल की गुणवत्ता जो है ख़राब हो जाएगी। क्योंकि पत्ती से जो फल में अंदर रस जो है वो पत्ती, अगर पानी की कमी होगी तो पत्ती रस ले लेती है फल से, तो क्या होगा कि फल में रस की कमी हो जाएगी। तो इस वक्त नींबू वर्गीय फलों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारी उपज और जो गुणवत्ता है फल की दोनों बनी रहें। अन्यथा फल का साइज छोटा रहेगा, फल गिर भी सकते हैं, ठीक है, और पत्ते पीले पड़ सकते हैं। अगर जरा सा भी पौधा शौक में है, कई बार क्या होता है कि हल्का फुल्का सा इन्फेक्शन उसकी जड़ों में हो जाता है, फाइटोप्थोरा जैसी बीमारियों का। तो अगर आप पानी की कमी कर दे तो ऑलरेडी तनाव में था और एक तनाव और पड़ा, तो कई बार क्या होता है कि पूरे फलत वाले वृक्ष 8-8, 10-10 साल के जो पेड़ होते हैं वो चले जाते हैं। तो इसलिए पर्याप्त नमी जरूर बनाए रखें ताकि आपको अच्छी उपज और अच्छी गुणवत्ता वाले फल आपको मिल सके। जी बिल्कुल। तो पर्याप्त नमी मतलब ये है कि जिस समय बारिश नहीं है या फिर उस नमी नहीं है वातावरण में, उस वक्त आपको नमी का ध्यान रखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब बारिश का सीज़न है, बारिश हो रही है, उस वक्त भी आप सिंचाई दिए जा रहे हैं या फिर उससे तुरंत पहले दी, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। खासतौर पर जैसा कि आपने बताया कि जो नींबू वर्गीय फसलें हैं उन पर इसका विपरीत असर पड़ता है और फलों की गुणवत्ता, पानी कम है उससे भी प्रभावित होगी, और अगर अधिक हो गए तो उससे भी फल फट सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। चलिए अब मिट्टी पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर मीणा, जिस तरीके से सर ने बताया कि उचित पानी बहुत ज़रूरी है, जब पानी नहीं है तब नमी बनाए रखना किसान के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जब पानी है मतलब बारिश हो रही है उस वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जल निकासी की व्यवस्था भी हो और ज़्यादा पानी ना पहुँचे पेड़ों तक। इसी तरीके से मिट्टी के लिहाज से जो किसान हमारे बागवानी से जुड़े हुए हैं उन्हें क्या आप सलाह देना चाहेंगे, किस वक्त कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए, किन पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है अलग विभिन्न जो फसलें हैं बागवानी से जुड़ी हुई, चाहे फल हैं या फिर सब्जियाँ? बिल्कुल। तो जैसे हम अभी आपसे जब बता रहे थे कि मिट्टियों की जैसे जांच किया और पानी की जांच किया, तो ये हमें एक तो जैसे हमें कौन सी फसल उगाना है उस स्पेसिफिक खेत में, ये हमें मदद करेगा। क्योंकि क्या है ना कि कई बार जैसे सपोज आपका लवणीय पानी है या मिट्टी में लवणीयता है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम कोई भी फसल लगा सकते हैं बाग की। हमें वहाँ पे फिर जैसे आपका हार्ड जो क्रॉप है, जैसे मान लो आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे बहुत लवणीय पानी है, लवणीय मिट्टियाँ हैं, तो इनमें जैसे आप बेर ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं। क्योंकि देखो जब क्रॉप का जो सिलेक्शन है ये भी एक इम्पोर्टेंट है, और वो जो है सिलेक्शन वो आपका मिट्टी और पानी पे निर्भर करता है। क्योंकि उस समय यदि मिट्टियाँ आपकी लवणीय हैं या क्षारीय है और आपने एक सॉफ्ट क्रॉप ले लिया तो वो उसमें सर्वाइव नहीं करेगा, वो जल्दी पौधा ख़त्म हो जाएगा। तो हमें मतलब पहले उसकी गुणवत्ता के आधार पे हमें क्रॉप का सिलेक्शन करना है। इसके साथ साथ जब हम बाग लगाएं तो बाग का जब हम जैसे आप बता रहे थे कि उसका जब गड्ढे की जब खुदाई करें, विशेषकर हम रिकमेंड करते हैं कि आप मई के महीने में गड्ढे बना दें। तो जिससे क्या है ना, गड्ढे का एक अच्छे तापमान में उसका मिट्टी का हाँ, तो उससे टेम्परेचर के कारण उसमें कुछ डिजीज है, फंगस है या और कोई तरह की ऐसी बीमारी जीवाणु हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हम एक अच्छा मिट्टी लेके, जो जैसे बागों का हम ऊपर का मिट्टी लेके उसमें जैसे मान लो पीएच आपका हायर साइड है तो हम रिकमेंड करते हैं कि मिट्टी में जिप्सम, कंपोस्ट, आपका जैसे हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ये मतलब इनिशियली हमें वो मिट्टी को एक अच्छे से तैयार करके उस पिट को हम यदि भर के फिर पौधा लगाते हैं तो आने वाले समय के लिए आपको मतलब कोई उसकी बढ़वार, ग्रोथ और मतलब जब कहते हैं ना पोषक तत्वों की कमी का, ये आपको कभी नहीं देखना पड़ेगा।
और फिर उसके साथ साथ हमारे जैसे हर फसल का हमारा एक शेड्यूल है कि आपको फर्स्ट ईयर, जैसे मान लो हम एक आम का एग्जांपल लेते हैं कि हमें फर्स्ट ईयर जैसे 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम आपका P2O5 और 100 ग्राम आपका K2O, तो ऐसे ही इसको जैसे नेक्स्ट ईयर करेंगे तो इसको डबल कर देंगे, मतलब ऐसे इसको ऐड करते करते हमें जैसे 10 साल तक ये चलना है। और 10 साल के बाद इसको हम फिक्स कर देते हैं कि आगे जैसे मान लो आपको 15 साल चल रहा है, 20 साल, लेकिन जो 10 साल में आया तो 10 साल में मतलब कितना आ जाएगा आपका 1000 ग्राम आ जाएगा नाइट्रोजन, और 500 ग्राम आपका P2O5 आ जाएगा, और 1000 ग्राम आपका K2O आ जाएगा। इसी के साथ साथ जैसे मान लो कुछ एरिया में मान लो आपका जिंक का कमी आया, बोरोन का कमी आया, आयरन का कमी आया, तो ये भी हमें जब मिट्टी का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जब गड्ढे की हम भराई कर रहे हैं उस टाइम भी हम डालें। और बाद में क्या होता है ना, जैसे हम कहते हैं मिट्टी परीक्षण, बागों में एक इसका मतलब लिमिटेशन है कि इनिशियली तो हम मिट्टी परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन एक बार बाग लगा दिया और तो उसके बाद यदि हम कहें कि अब मिट्टी जांच कराएं तो उस टाइम उसका ज़्यादा महत्व नहीं होता है। हम उसका विकार जान सकते हैं, लेकिन मेन होता है फिर उसकी हम पौधों की पत्तियों का टेस्ट करना कि पत्तियों में कोई न्यूट्रिएंट का लेवल कितना अप और डाउन हो रहा है। यदि उसका रेशियो मेंटेन नहीं है तो हम फिर जैसे अभी आप जो बात कर रहे थे ड्रिप इरिगेशन, तो ड्रिप के साथ साथ हम आजकल फर्टिगेशन सिस्टम है, न्यूट्रिएंट भी हम पानी के साथ साथ हम पोषक तत्वों का भी हम एप्लीकेशन कर सकते हैं जी। और वो एक करने के बाद फिर हमारा फोलियर के भी ऑप्शन है। बिल्कुल, तो कई सारे विकल्प हैं। और देखिए बार बार जो बात सामने आ रही है कि जब आप ख़ास तौर पर फलों के बाग लगाएं तो उस वक्त शुरुआत में ही, चाहे मिट्टी है, चाहे पानी है, या फिर जिन पौधों का इस्तेमाल करते हैं उनको पूरी तरीके से परख लें, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब फल मिलने की बारी आती है और उस वक्त फल नहीं मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि शायद भूमि अच्छी नहीं थी जिस हिसाब की भूमि होनी चाहिए, या फिर सही फसलों का चुनाव नहीं किया, या फिर पानी उस स्तर का नहीं था, उसकी गुणवत्ता वैसी नहीं थी जो फसल के लिए ज़रूरी है। तो हर स्तर पर सावधान रहना बहुत ज़रूरी है और वैज्ञानिक सलाह का इस्तेमाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बहरहाल यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उन क्षेत्रों के बारे में, जैसे कई शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ पर पानी संचयन कैसे किया जा सकता है, बागवानी कैसे की जाती है। वो क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर पानी बचाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पर बागवानी फसलों के साथ कैसे जल संचयन करें या फिर उचित प्रबंधन करें, सिंचाई का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए मध्य प्रदेश के किसानों की बदलती हुई तस्वीर। कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं बाग और जल प्रबंधन की, तो कैसे बागवानी फसलों में उचित जल प्रबंधन कर हम अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं और हमारे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इस क्षेत्र में कई क्रांतिकारी परिणाम देखे जा रहे हैं। खास तौर पर सिंचाई के जो नई तकनीक है उसका इस्तेमाल भी किसान बढ़ चढ़ कर रहे हैं, और वो क्षेत्र जहाँ पर पहले बागवानी फसलों की हम कल्पना नहीं कर पाते थे वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि किसान पारंपरिक फसलों को छोड़कर बागवानी फसलें अपना रहे हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। डॉक्टर शर्मा, जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने कहा कि हमारे देश में बहुत विविधता है और मौसम के अनुसार भी भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत अलग अलग हैं। कई ऐसे शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ पर खेती करना ही अपने आप में चुनौती है, और ऐसे में बागवानी फसलों को अपनाना, इसके बारे में मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए।
बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है। देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, मिट्टी और पानी की जांच बहुत आवश्यक है। जो उसकी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से ही हमें फसलों का चुनाव करना चाहिए। जलवायु तो है ही कि शीतोष्ण फल लगाने हैं कि समशीतोष्ण लगाने हैं, जो इस जलवायु में आप बैठे हैं। दूसरी चीज़ ये कि मिट्टी और जो पानी है सिंचाई का, मिट्टी की जो लवणता है उसको आप कुछ हद तक उसका प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पानी में लवण है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे जीवन भर आपको उसी पानी से सिंचाई करनी है। तो अगर आपकी सिंचाई वाले पानी में लवण है तो वहाँ, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर शुष्क जगह पर आप लगा रहे हैं तो बेर है, अनार है या खजूर है, कस्टर्ड एप्पल भी लगा सकते हैं। कुछ हद तक हम अगर सैलिनिटी कम है तो अमरूद भी लगा सकते हैं। तो एक तो ये कि हम कौन सा फल चुनें जो उस तरह की जलवायु, उस मिट्टी, उस पानी में सफलतापूर्वक उग सके। दूसरी चीज़ ये है कि वो प्रजाति कौन सी है जो हमारे क्षेत्र के लिए जिसकी संस्कृति है, ये भी बहुत आवश्यक है। कई बार हम क्या काम करते हैं कि अगर हमें कोई दक्षिण भारत से कोई अच्छी प्रजाति मिल गई तो हमने आके वो लगा दी। तो ये बहुत आवश्यक है कि अगर आप व्यावसायिक तौर पर बागवानी कर रहे हैं तो वही फल और वही प्रजाति जिसकी संस्कृति आपके क्षेत्र के लिए की गई है, वहाँ की दशाओं को देखते हुए तो ये आवश्यक है आप उनका चुनाव करें। और जैसे अगर मैं बात करूं दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्रों की या पंजाब की, हरियाणा की, कि बहुत सारी फसलें तो उचित है लगाना, लेकिन अब आपका पानी सूट नहीं कर रहा। जैसे लवण अगर ज़्यादा है तो आप अंगूर, आम या नींबू वर्गीय फल जैसे कतई न उगाएं, क्योंकि अगर आप इनको लगाते हैं तो इनमें लवण से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और साथ ही साथ डॉक्टर ने कहा कि मिट्टी की जांच में पीएच भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी खाद्य तत्व हैं उनकी उपलब्धता वहाँ की मिट्टी की पीएच पर निर्भर करती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के बागवानी आप करें। और साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है कि जो नमी जो है आपको खेत में रखनी वो पानी से रखी जा सके। एक बार जब आपने सिंचाई कर दी अपने खेत में तो उस नमी को हम कैसे संरक्षित करें, ये भी किसान भाइयों के लिए जानना बहुत आवश्यक है, ताकि कम पानी में आपका गुजारा चल सके। खास करके अगर हम बात करें तो अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जो बड़े क्रिटिकल होते हैं पानी के लिहाज से। तो हम वहाँ पर मल्च का जरूर प्रयोग करें। काली पॉलीथीन का इस्तेमाल करें, या काली पॉलीथीन अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो जो सूखी घास होती है, तो जो पेड़ का जो ताला है उससे कम से कम 5-6 सेंटीमीटर जो परत एक है वो सूखी घास की अगर आप उस पर बिछा देते हैं, जो भी खरपतवार वहाँ निकलते हैं, बजाय आप उनको बाहर फेंकें, आप उसको वही थाले के ऊपर अगर आप बिछा देते हैं तो एक तो सड़ने के बाद उनसे कार्बनिक खाद आपकी बन जाती है। दूसरा, जो पानी आपने दिया था, जहाँ आपको 3 दिन के बाद दोबारा पानी देना था, तो पता चलेगा आपको 1 हफ्ते तक आपको पानी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने घास बिछा रखी है और आप नमी संरक्षित कर रहे हैं। खास करके मैं किसान भाइयों को यहाँ आगाह करना चाहूँगा कि अगर आप कार्बनिक मल्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूखी घास वगैरह का, तो गर्मियों के दिनों में इस बात का ध्यान रखें कि कहीं वहाँ आग वगैरह उसमें नहीं लगनी चाहिए, या थोड़ा ध्यान रखें कि कहीं दीमक वगैरह उसमें ना आ जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। तो सही समय पर पानी देने के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि वो जो नमी है उसको भी अगर आप संरक्षित करके चलेंगे तो बहुत कम पानी में आपका गुजारा हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो कम पानी में कैसे गुजारा हो या फिर कैसे अच्छी फसल प्राप्त हो, इसके बारे में अभी हमें डॉक्टर शर्मा ने बताया। डॉक्टर मीणा, जैसे मैंने अभी ब्रेक से पहले भी कहा था कि वो क्षेत्र जहाँ पर बहुत पानी की पूर्ति नहीं कर पाते किसान, या फिर पानी की उपलब्धता उतनी अच्छी नहीं है, शुष्क इलाके हैं, उन क्षेत्रों में मिट्टी को बनाए रखना, उसकी नमी बनाए रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ पर जल जो प्रबंध है, जल किस तरीके से आप संचयन करें या फिर मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखें, इनके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम हमारे किसान उठा सकते हैं? बिल्कुल मैडम, जैसे अभी आप बात कर रहे हो शुष्क या अर्ध शुष्क जो क्षेत्र की, इसमें देखो दोनों चैलेंज हम लोगों के सामने होता है, एक मिट्टी का, एक पानी का। मिट्टियाँ वहाँ की जो हैं, यदि हम उनकी जो उर्वरकता की बात करें तो बहुत कमज़ोर होती हैं। दूसरा पॉइंट हम यदि देखें कि उनकी जैसे जो हमारा पोषक तत्व की जो जल धारण क्षमता भी यहाँ कम होती है, बिल्कुल कम होती है, क्योंकि वो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर सॉइल होती हैं। मतलब जैसे हमारा सैंडी, जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल अपन लेते हैं, तो एकदम मिट्टियाँ सैंडी होती है। आज आप पानी लगाओ या आप पोषक तत्व डालो तो आसानी से नीचे की सतहों में चला जाता है और पौधों को बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो इससे क्या है, किसान भाइयों को बहुत सारा नुकसान तो होता ही है पौधों के ग्रोथ के उसमें भी, और इनपुट का कॉस्ट भी उसका बढ़ता है। इसमें क्या कर सकते हैं किसान भाई कि जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे मल्च की, जैसे हमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक मल्च का हमें वहाँ पे रखना चाहिए। जैसे जो भी वहाँ पे अवेलेबल है ऑर्गेनिक नेचर का, जो भी हमारी फसल है, फसल का जो रेसिड्यू आ रहा है, उसका जो बाई प्रोडक्ट आ रहा है, उसको रखें। एक दूसरा ये है कि लगातार कंपोस्टों का उपयोग करें।
जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, या वो नहीं है थोड़ा बहुत, जैसे किसान भाई उधर पल्स वगैरह उगाते हैं तो उनका जो रेसिड्यू है तो डबल काम करेगा, एक तो उसका अच्छा कंपोस्ट भी बनेगा और वो मल्च का काम भी करेगा। तो एक्चुअली क्या है ना, और एक और चीज़ है, जैसे लगता है कि बहुत सारा हमारा एकदम रेतीला भाग है, किसान भाई कई बार ये समस्या भी लेके आते हैं कि साहब हमारा तो एकदम रेत है, इसमें हम पौधा ही खड़ा नहीं कर पाते। तो किसान भाइयों को देखो हम कई बार सजेस्ट करते हैं कि जैसे उनके नज़दीक में कोई भी तालाब है, तालाब की मिट्टी थोड़ी चिकनी होती है, यदि वो मिट्टी वहाँ से लाके और वो जब गड्ढा बनाते समय उसमें यदि मिक्स करके उसको थोड़ा हैवी टेक्सचर हम बना सकते हैं, और उतना भाग कोई, क्योंकि एक पौधा लगाने के लिए सब पूरा फील्ड का हमें करना नहीं है, एक गड्ढे का ही करना है। तो उससे भी कई किसान भाइयों ने मतलब ऐसा करके एक अच्छा बाग उन्होंने मतलब एकदम एक रेतीले मिट्टी में खड़ा किया है। जी, तो यानी जो ये फलों की हम फसलों की बात करें उसमें अच्छी बात ये भी है कि ऐसी जगहों पर भी आप कर सकते हो कि सिर्फ आपको एक थाल ही बनाना है, बस, पूरी भूमि को आपको बदलना नहीं है, उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलना। बिल्कुल। अब ऐसे जैसे हम आपको और एक मतलब बहुत किसान भाइयों को एक अच्छी बात बताना चाहते हैं। जैसे कई किसान भाइयों का ये है कि जहाँ पथरीला है या ऐसा मतलब रॉक एरिया है, हाँ आजकल देखो मैकेनाइजेशन का टाइम है, मशीनरी हम लोगों के पास है। कई किसान भाइयों ने अभी क्या किया कि 2x2 की कैविटी वहाँ पे क्रिएट कर दिया और एक मिट्टी लाके उसमें जिप्सम कंपोस्ट सब डाल के, जैसे ये मान लो हम बड़ा पॉट में कोई पौधा लगा रहे हैं, ऐसे उन्होंने रॉक्स में मतलब कैविटी बना के बहुत बढ़िया, वो जैसे लेमन ले रहे हैं, किन्नो ले रहे हैं, ऐसी फसलें वो आराम से ले सकते हैं। और ड्रिप लगा दिया पानी का, आप जैसे कितना भी स्लोपी है तो उसमें ड्रिप के से आप पानी का प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये क्या ना आपका एरिया में, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि हमारे पहाड़ी हैं जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है, अब वहाँ का प्रबंधन अलग है। कुशवाहा जी, जो हम बात करें शुष्क इलाकों की, अर्ध शुष्क इलाके जो हैं वहाँ पर जल प्रबंधन या फिर सिंचाई की किन तरीकों को हम अपना सकते हैं? क्योंकि देखिए खुला पानी हम लगाएंगे तो वाष्पीकरण उसका हो जाएगा, पानी बहुत बर्बाद हो जाता है इसमें, और इतना पानी होता भी नहीं कि उसे बर्बाद किया जाए। तो इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? जी, जैसे कि एक्चुअल में सर ने बताया कि शुष्क प्रदेशों में पानी की तो कमी होती है, जो शुष्क क्षेत्र हैं, तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि जो किसान भाई हैं तो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है उसका उपयोग कर सकते हैं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इन सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों में खासकर सब्सिडी भी दी जाती है। अगर हम बात करें फव्वारा सिंचाई पद्धति की, तो इसमें अगर किसान भाई उसको अगर लगाते हैं तो उसमें आप 50% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी लागत होगी पूरे फव्वारा सिंचाई प्रणाली की, उसका 50% आपको सरकार के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही अगर आप ड्रिप इरीगेशन लगाते हैं, जिसको टपक सिंचाई बोलते हैं, तो उसमें 50 से 80% तक सब्सिडी जो भी लागत होती है उसकी दी जाती है। किसान भाई अगर इस जो हमारी पद्धतियाँ हैं, सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ हैं, अगर उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो जो जिला कृषि अधिकारी विभाग है और जिला बागवानी विभाग है वहाँ जाके पता कर सकते हैं और इस चीज़ में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, जैसे कि अभी जून और जुलाई का समय चल रहा है तो बारिश का समय है, तो सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि जितना हो सके बारिश का पानी इकट्ठा करें। जैसे बोलते हैं खेत का पानी खेत में होना चाहिए, उससे क्या होता है जब खेत का पानी बहता है तो उससे जो उपजाऊ परत होती है खेत के ऊपर, हमारी जो खेत है उसके ऊपर एक जो उपजाऊ परत होती है, अगर वो बह जाएगी तो हमारी जो पैदावार है वो घट जाएगी। तो अगर हम खेत का पानी खेत में ही स्टोर करके रखेंगे तो आगे वाली फसल को हमको काम आएगा। जी बिल्कुल, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, और खेत का पानी खेत में रखने की बात इसलिए कही जाती है ताकि मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो बहकर कहीं ना जाए, वो आपके खेत में ही रहें। और इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री ने एक और नारा दिया है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी प्रति बूंद फसल में वृद्धि हो। इसे आप समझ सकते हैं कि सरकार पानी को लेकर कितनी संजीदा है, कितने महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, अभी हमने शुष्क इलाकों के बारे में चर्चा की, अब मेरा अगला जो सवाल है वो पहाड़ी इलाकों के बारे में। और कहते भी हैं कि पहाड़ों में पानी को बचाना, पानी को रोकना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, और उसी के अनुरूप फसलों का चुनाव करना भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला रहता है। क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो पहाड़ों पे जो कार्बनिक खाद है उसकी उपलब्धता कम रहती है, और साथ ही साथ क्या जो रहती भी है वो इतने कोई बाग पता चला 5000 फीट ऊपर है, जैसे अक्सर समस्या आती है उत्तर भारत के सेब वगैरह के बागानों में कि वहाँ पे आप गोबर की खाद अगर चढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा लेबर की कॉस्ट भी आ जाती है। एक तो उपलब्धता कम है, ऊपर से लेबर की कॉस्ट बहुत है। तो एक तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको अपनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाने की बहुत आवश्यक है।
कि चाहे आप उसमें कार्बनिक खाद की मात्रा ज़्यादा मिलाएं, अगर मिट्टी हल्की है तो तालाब की या चिकनी मिट्टी मिलाएं, या मिट्टी बहुत हैवी है तो थोड़ा सा सैंड मिलाएं। एक कंडीशनर हम बना के रखें ताकि जो पानी बरसे वो कुछ दिन तक वहाँ टिके जी। क्योंकि वहाँ पे आपको ये मौका नहीं मिलेगा, जैसे ही बारिश होती है तो ज़्यादातर पानी नाले जो नदी होते हैं उनमें चला जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे हम इस तरह की कवर क्रॉप्स लगाएं या ग्रीन मैन्योरिंग कवर ऐसी फसलें लगाएं जो उस पानी को जो है इस्तेमाल करें और ज़्यादा दिनों तक जो है उसमें नमी बनी रहे। तो ये कौन कौन सी फसलें होती हैं सर? जैसे क्लोवर्स पहाड़ों पे एक फसल होती है कि हम उसी में मिक्स कर देते हैं मिट्टी में, तो उससे जब मिट्टी में हम मिक्स करते हैं उन घास वो ग्रासेस हैं या दूसरे पौधे हैं, तो बहुत सारी ग्रासेस हैं जिनको हम लगा के, और जो वहाँ मिट्टी में ऑर्गेनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अगर हम बढ़ाते हैं तो जो भी पानी बरसेगा वो हमारे खेत में कुछ दिनों तक उसकी नमी अवश्य रहेगी, क्योंकि ये पहाड़ों की मुख्य समस्या है। तो उसको हम इन कवर क्रॉप्स के सहारे ही कर सकते हैं और कभी भी ज़मीन को नंगा न छोड़ें। हिल्स पे अगर स्लोपी लैंड पर अगर आपको ऑर्चर लगा हुआ है तो अगर ज़मीन उसमें नंगी रहती है, उस पर कोई फसल नहीं रहती, कोई परत नहीं रहती, तो उससे क्या होता है कि जो पानी बरसता है वो मिट्टी को बहा के ले जाता है। बहुत सारी एग्रीकल्चर की क्रॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे जैसे मक्की में बहुत ज़्यादा लॉजिंग की समस्या हो जाती है, मक्की गिरने लगती है क्योंकि अगर आपकी ज़मीन में कुछ नहीं है। तो इसलिए हमेशा सोड कल्चर एक सिस्टम होता है बागबानी का, उसी को यूज़ करें कि आपका जो ग्राउंड कवर है वो कभी खाली नहीं रहना, या अगर दूसरी घास लगी हुई तो उसकी हम कटाई करते हैं लेकिन घास वहाँ पे ज़रूर रहे। तो ये सबसे आवश्यक बात है कि हम अपनी मिट्टी को ऐसा बनाएं ताकि उसकी जल धारण क्षमता बढ़े और फिर उस पानी का इस्तेमाल जो है पौधे कर सकें। दूसरा ये है कि अगर स्लोप कम है तो वहाँ पे हम जो एक्स2 वाटर हार्वेस्टिंग हम जिसको कहते हैं कि तालाब वगैरह बना के उसका पानी जो वहाँ हम इकट्ठा कर सकते तो उसको हम प्रयोग में कर सकते हैं। तो इस तरह से जो जल की मात्रा, खास करके जैसा भैया हमने मल्च का बताया, मल्च अवश्य इस्तेमाल करें। पहाड़ों पे आप काली पॉलीथीन बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत व्यावसायिक तौर पर लोग इसको कर भी रहे हैं कि जो भी पानी बरसता है वो उसकी नमी काफ़ी दिनों तक बनी रहती है और उससे स्ट्रेस नहीं आता और फल का साइज और गुणवत्ता दोनों पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। और सर यहाँ पर फसलें कौन कौन सी ली जा सकती है जो बागवानी की है? अगर हम सब्जियों की कॉन्टेक्स्ट में बात करें या फिर फल लेने की बात करें तो मुख्य रूप से कौन सी बेहतर रहेंगी जो मिट्टी के हिसाब से भी, वहाँ की जलवायु और पानी की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए? पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप फुट हिल्स पर बैठे हैं कि जहाँ से पहाड़ जहाँ शुरू हो रहे हैं पहाड़, तो वहाँ पे जैसे माल्टा हमारे सिट्रस ग्रुप का बहुत अच्छा फ्रूट है जिसको आप वहाँ पे ले सकते हैं, और किन्नू ले सकते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा। और जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ते जाएंगे तो उनका एक वर्गीकरण है कि अगर आपकी 1200-1300 तक मीटर की समुद्र से अगर आप बैठे हैं तो वहाँ पे आप पीच, प्लम, एप्रिकॉट इन फलों को लें। उससे और ऊपर अगर चलेंगे तो नाशपाती और सेब, और फिर उनके साथ बादाम भी ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। तो ये वहाँ की फसलें हैं और वो किस ऊंचाई पे आप बैठे हुए हैं इस बात पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल। और चलिए अब मिट्टी पर आ जाते हैं। तो डॉक्टर मीणा, जिस तरीके से पानी यहाँ पर रोकना एक चुनौती रहती है, वही हम देखते हैं कि मिट्टी को लेकर के भी एक ये समस्या रहती है। कुछ जगह ऐसी भी रहती हैं जहाँ पर पानी जमा हो जाता है और कुछ जगह ऐसा है जहाँ पानी जमा होना चाहिए रुकता ही नहीं, बहता ही चला जाता है। स्लोपी एरिया जो होते हैं, कुछ कई जगहों पे खंदकें होती हैं जो पहाड़ी क्षेत्र ऐसे होते हैं। तो इन सबको देखकर मिट्टी का प्रबंधन कैसे होना चाहिए? बिल्कुल मैडम, पहाड़ों में ये हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसमें देखो किसान भाइयों के लिए जो हम परामर्श करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपका स्लोप किस एंगल का कितना ज़्यादा है। यदि हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्लोपी है तो हम कोशिश फिर करवाते हैं, कंटूर बनवाते हैं। जैसे हम नॉर्मल खेती के लिए भी कंटूर बनाते हैं तो बागों में भी, जिससे क्या है कम से कम कुछ देर तक पानी वहाँ पे रुके मिट्टी को, क्योंकि जब तक वो वहाँ पे थोड़ा पानी नहीं ठहरेगा तब तक मिट्टी भी अंदर पानी या हमारा पोषक तत्व उसको नहीं सोखेगा। जैसे अपन एकदम स्लोप रखें तो पानी, जैसे बारिश का पानी आया तो पानी के साथ साथ वहाँ से बहुत सारा हमारे पोषक तत्व, हमारा जो जीवाश्म, ये सब चला जाएगा। दूसरा एक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है पहाड़ों में या जो स्लोपी लैंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, हमारा जैसे कैल्शियम वगैरह जो न्यूट्रेंट हैं जो हमारे इधर आपका शुष्क और अर्ध शुष्क में उसकी कमी नहीं है, यहाँ पर्याप्त है, लेकिन पहाड़ों में उसकी कमी हो जाती है। ऐसे ही दूसरा है हमारा बोरोन। जैसे अभी हम यदि बात करें हम हिमाचल के जैसे कुछ किसानों से हमारा संपर्क हुआ और उनका वो कहना है कि साहब पहले हमारा जो सेब का बाग था वो अच्छा प्रोडक्शन दे रहा था, अभी धीरे धीरे उनके प्रोडक्शन कम होता जा रहा।
तो वहाँ के जब सैंपल लिए गए और उनको आकलन जब किया गया जी। तो उनमें 3 मेजर पोषक तत्वों की वहाँ पे कमी मिला। एक उसमें कैल्शियम था, एक बोरॉन, एक मोलिब्डेनम। जी जी। तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि जैसे हम मतलब शुष्क और अर्धशुष्क में ये पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, इतना उनकी ज़्यादा मात्रा की जरूरत नहीं है, लेकिन पहाड़ों में चूंकि पानी के साथ साथ वो चला जाता है, उसका नुकसान होता है। तो उसे बचाए रखना भी एक किसानों के लिए ज़रूरी कदम है। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कुशवाहा जी, पहाड़ों के लिए तकनीक किस तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, जैसे कि सर ने बताया अभी कि पहाड़ी इलाकों में स्लोप का प्रॉब्लम होता है, स्लोपी लैंड होती है। तो वो स्लोप किस तरह की स्लोप है, अगर हम देखते हैं कि उसमें 1 से 2% का स्लोप है तो हम वहाँ पे एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस अपना सकते हैं। जैसे कि हो गया, हम स्ट्रिप क्रॉपिंग लगा सकते हैं, पहले एक क्रॉप लगा दी, उसके बाद दूसरी कोई क्रॉप लगा दी, जो सॉइल इरोजन को मतलब कम करती है, जो मिट्टी बह जाती है उसको कम करती है। तो इससे क्या होगा, जब मिट्टी ऊपर से बह के आएगी तो हमने जो क्रॉप लगाई हुई है उसके सहारे वो रुक जाएगी, तो हमारी उसमें जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी। अगर हम देखेंगे कि हाई स्लोप है, मतलब 10% से ज़्यादा स्लोप है, तो उन केस में हम क्या करते हैं, बेंच ट्रेसेस लगाते हैं। बेंच ट्रेसेस का मतलब है कि हम स्टेप बाय स्टेप पहाड़ी को कट करते हैं और फिल करते हैं, तो उसमें एक स्टेप बन जाती है। उस स्टेप में हम खेती कर सकते हैं और उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन लगा सकते हैं। जो हमने मानसून के दौरान जो भी हमने पानी इकट्ठा किया है उसके थ्रू हम उसमें इरिगेट कर सकते हैं। जी, तो पहाड़ों के लिए कुछ तकनीकें हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मिट्टी को कैसे बचाए रखें ये भी हमने जाना, और कौन सी फसलें इन क्षेत्रों में ली जा सकती हैं ये भी हमने जाना अपने एक्सपर्ट से। फिलहाल इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि किस तरीके से जो पानी का जल स्तर है वो नीचे लगातार जा रहा है और उसे बनाए रखने के लिए, उसे रिचार्ज करने के लिए हमारे किसान अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, और बागवानी का जो क्षेत्र है उसमें इसका किस तरह का प्रभाव हो सकता है, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें विचार विमर्श। ड्रामा, एक्शन और रोमांस से भरी ब्लॉकबस्टर फिल्में लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड टॉकीज। आज ही रंगी है रंग है। रोज दोपहर देखिए मशहूर फिल्मों का अंदाज, वो फिल्में जिन्होंने मचाई थी धूम कभी वहां। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे बॉलीवुड टॉकीज डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं बाघ और जल संचयन की। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शर्मा, अब मेरा सवाल यही कि ये तो बात हुई कि जो पानी उपलब्ध है या फिर जो आपने पानी संचयन किया है या फिर वाटर हार्वेस्टिंग की है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी बचाए, उसका उचित इस्तेमाल आप कैसे करें। लेकिन हम ये भी एक चुनौती से दो चार हो रहे हैं कि जो जल स्तर है वो लगातार घटता जा रहा है। इसे रिचार्ज करने के लिए हमारे किसान अपने स्तर पर क्या करें? देखिए, सबसे आवश्यक बात है कि आप फसल का चुनाव ऐसा करें कि जहां पानी की मात्रा मई और जून में कम से कम रहे, क्योंकि जो भी पानी आपने लेना है वो ज़मीन से उसका दोहन होता है। तो जैसे मैं पंजाब की बात करूं तो वहाँ एक वाटर एक्ट उन्होंने बना रखा है कि एक निश्चित समय से पहले आप धान की बुवाई नहीं कर सकते। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी फसल आप चुन रहे हैं, मई और जून में कोशिश करें ऐसी फसल चुनने की जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो। जी। दूसरी चीज़ कि उसमें आप जल प्रबंधन ऐसे करें कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स हैं, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां हैं, उनका इस्तेमाल जरूर करें। खास करके मैं बात करूं जैसे नर्सरी की, तो नर्सरी में पानी की हमेशा ज़रूरत रहती है। तो वहाँ पे आप फ्लड इरिगेशन देने के बजाय, भाव विधि से देने के बजाय अगर आप स्प्रिंकलर लगा देते हैं, क्योंकि पौधे उसमें बहुत नज़दीक लगाए जाते हैं। बहुत सारे रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ जितने भी शुष्क एरिया हरियाणा के हमने देखा है, उसमें गेहूँ में भी वो जब सर्दियों के दिनों में वहाँ भी वो स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हैं। राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों में करते हैं कि कम से कम पानी देना पड़े, ताकि हमारा जो दोहन है पानी का ज़मीन से वो कम से कम हो। दूसरा, नमी का संरक्षण। और तीसरी चीज़ ये है कि पानी देते वक्त हमारे किसान भाई एक चीज़ और ध्यान रखें, क्योंकि बागों की बात चल रही है, जो पानी जो है आप बहाव विधि से कतई न दें। अगर आपके पास पानी काफ़ी है, नहर का पानी है या आपका अपना ट्यूबवेल है, तो कभी भी लाइन में पानी न दें,
जिस लाइन में पौधे लगे होते हैं, अगर आप ऐसे में पानी देते हैं तो पहला पौधा अगर प्रभावित होता है तो सारे पौधे प्रभावित हो जाते हैं बीमारी से। तो ऐसे क्षेत्र में आप अगर पानी काफ़ी आपके पास उपलब्ध भी है तो आप उसको दोनों लाइनों के बीच में एक नाली बनाएं और हर पौधे को व्यक्तिगत तौर पर पानी दें और कम से कम पानी दें, और जब आवश्यकता हो साथ में हम मल्चिंग का प्रयोग करें। अगर इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे, और सबसे अंतिम बात यह है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे हम जो बाग की मेड़ हैं उनको इतना मजबूत करके रखें कि जो भी पानी बरसता है वो उस खेत के बाहर ना जाए, तो वो एक इंस्टीट्यूट सिस्टम होगा जिससे वहाँ का जो वाटर सिस्टम होगा वो रिचार्ज होगा और वहाँ वाटर टेबल की समस्या नहीं आएगी। जी डॉक्टर मीणा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जल संचयन की और ख़ास तौर पर उन विधियों की जिससे ना सिर्फ पानी बचे बल्कि मिट्टी भी बेहतर हो, और हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे किसान ऐसी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भी आती हैं जो एक माइक्रो क्लाइमेट फॉर्म करते हैं, मतलब अपने ही खेत में एक इस तरीके की व्यवस्था करते हैं कि वो उनका खेत एक अपने आप में क्लाइमेट मेंटेन कर पाता है। वाटर जो रिचार्ज की हम बात कर रहे हैं वो भी उनके खेत में बेहतर रहता है। तो ये किस तरीके से किया जा सकता है, और मिट्टी में अगर जो नमी उचित नमी रहती है तो हम ये भी जानते हैं कि उसकी गुणवत्ता भी बेहतर रहती है अगर शुष्क की तुलना में उसे किया जाए। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया कि हमको जैसे मान लो क्रॉप बेस उसको कैसे हम कंजर्व करें, तो इसमें क्या होता है ना, किसान जैसे फलों के फसल के साथ साथ कुछ हमारी सीजनल फसलों को भी वो इन्वॉल्व करता है। जैसे जब आपका ऑफ टाइम होता है, मतलब स्पेशली क्योंकि जब आपका फ्रूटिंग या ऐसा टाइम होता है तब हम करेंगे तो वो क्रॉप के साथ कंपटीशन करेगा जी। लेकिन जब आपका ऑफ सीजन है, मतलब जब आपका ओनली ग्रोथ और जब वो न्यूट्रिशनल फेज में है, फ्लावरिंग के बाद हम नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं ऐसी क्रॉप का चयन करते हैं। जैसे कभी कभी वो जो हम ग्रीन मैन्योरिंग की क्रॉप लेते हैं उनको इन्वॉल्व कर लेता है, जैसे ढेंचा है, सनेप है, या आजकल किसान भाई इसको मूंग वगैरह और इनको करते हैं। जैसे अभी समर में कई बागों में अभी आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो बीच में लाइनों में उन्होंने समर जो हमारा गर्मियों का मूंग है वो लिया होता है। इसमें क्या करेंगे, वो जैसे ही पॉड पिकिंग करेंगे और उसको उसमें दबा देते हैं। तो इससे क्या है ना, एक तो मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, साथ साथ जो आप कह रहे थे कि हमारा जो गर्मियों में पानी का जो लॉस है वो कम से कम होता है, पानी को भी हम कंजर्व करते हैं और साथ साथ मिट्टियों को इम्प्रूव कर रहे हैं, और एक एडिशनल उनको एक इनकम जनरेट हो रहा है। जैसे आप अभी ग्रीन मूंग की बात करो, इसमें क्या ना कम से कम बीमारियां आती हैं और उसको एक अच्छी उत्पादन उससे उसको मिलता है। और ऐसे ही आपको कभी जैसे हमारा क्रॉप की जो रूट है, रूट के बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं कि एक सेलो रूट वाली क्रॉप ले लिया, जैसे अभी इंटरक्रॉपिंग की हम बात करें, एक डीप वाला कर लिया, तो जो हमारा पानी हमने जितना मिट्टी में कंजर्व किया है उसको मैक्सिमम हम यूटिलाइज कर पाएं। यानी एक तरह का समेकित प्रबंधन आपको अपने खेत में आपकी फसल के अनुसार करना होगा। जी कुशवाहा जी, अंत में आपसे मेरा ये सवाल कि हम देख रहे हैं सरकार जो सीवेज वाटर जो है उसको भी ट्रीट करके खेतों में इस्तेमाल करने की बात कर रही है, यानी कहीं से भी पानी बर्बाद ना हो। इसे किस तरीके से देखें, मतलब ये कितना सेफ है, क्या फसलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनके मन में भी इसको लेकर कई सवाल रहते हैं। जी, एक्चुअल में जो किसान है काफ़ी जगह में क्या होता है कि जो सरफेस वाटर है, जो सतही पानी है हमारा, वो उपलब्ध नहीं होता है। तो किसान क्या हो रहा है कि किसान जो ट्यूबवेल से अपना पानी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अधिक ट्यूबवेल का पानी यूज़ करने से क्या होता है, तो पानी की गुणवत्ता भी ख़राब होती है, प्लस पानी का जो लेवल है वो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो कम होता है। तो इसके केस में तो हमको जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, पानी के समय जब बारिश हो रही है तो पानी के समय में हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के थ्रू हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। साथ ही अगर हम वेस्ट वाटर को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले है कि हमको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हम उसको डायरेक्ट नहीं फसल में पानी नहीं दे सकते हैं, तो अगर हम उसको ट्रीट करके उसको फसल में दे रहे हैं तो एक हमारा एक अल्टरनेटिव सोर्स बन जाता है पानी का। अगर हम उसमें उसकी जो वेस्ट वाटर यूज की इफेक्ट की बात करें तो IRI में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उसमें ये पाया गया है कि ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं आता है, हम उसको जो क्रॉप में है वो हम वेस्ट वाटर को यूज कर सकते हैं। तो आज के विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की, जाना कि कैसे बागवानी में भी आप जल संचयन कर सकते हैं, जल प्रबंधन कर सकते हैं, जल का उचित इस्तेमाल कर ज्यादा लाभ ले सकते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत भी हमने इसी बात से की थी कि जो किसान लंबा दांव खेलना चाहते हैं वो बागवानी फसलों को अपनाते हैं, लेकिन इसके साथ ही
सूझबूझ की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि 3-4 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपने कहीं चूक कर दी। उस वक्त पछताने के अलावा आपके हाथ कुछ नहीं बचता। इसीलिए आज के कार्यक्रम को आशा करते हैं आपने बहुत ध्यान से देखा होगा और इन सभी बातों को ज़रूर आप अपने कृषि कार्यों में शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और आज के विषय पर इतनी गंभीर चर्चा की, इतनी विस्तृत चर्चा की। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के विचार विमर्श में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपकी फीडबैक, आपके सुझाव का हमें इंतजार रहता है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है vicharvimarsh08@gmail.com। और यहाँ लेंगे इजाजत, नए अंक में नए विषय के साथ विचार विमर्श में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम का मकसद है हमारे सभी किसान भाई बहनों को डिजिटल साक्षर